नमस्कार। विपक्षी पार्टियों के गठबंधन इंडिया की तीसरी बैठक मुंबई में होने जा रही है और इस बार कुछ बड़े फैसले होने की उम्मीद है। अभी तक दो बैठकों में औपचारिकता हुई है और एक फॉर्मल शेप देने की, एक आकार देने की कोशिश हुई है, एक नाम तय हुआ है। नई पार्टियां जुड़ी हैं पहली दो बैठकों में, जो बैठक 23 जून को पटना में हुई थी और उसके बाद 18 जुलाई को बेंगलुरु में हुई। 31 अगस्त और 1 सितंबर को जो बैठक होने वाली है मुंबई में, उसमें बड़े फैसले होने की उम्मीद है। उसमें कहा जा रहा है कि पार्टियां बहुत कुछ तय करेंगी और बहुत कुछ तय करने में जो बेंगलुरु में फैसला हुआ था कि 11 सदस्यों की एक समन्वय समिति बनेगी, तो सबसे बड़ा टास्क है कि एक समन्वय समिति बनाई जाए जिसमें 11 सदस्य हों। वो 11 सदस्य कौन होंगे, 11 ही होंगे या उनकी संख्या बढ़ाई जा सकती है, इस पर विचार करना है मुंबई में और ये तय करना है। और उसके साथ साथ ये भी तय करना है कि उन 11 जो लोग होंगे जिनकी समन्वय समिति होगी, उस समिति को हेड कौन करेगा, कौन मुख्य समन्वयक होगा, और उसको इंडिया का समन्वयक ही कहा जाएगा या संयोजक कहा जाएगा, ये दोनों कन्वीनर कहा जाएगा या उसको क्या कहा जाएगा, ये तय होना है वहाँ। तो क्या कहा जाएगा और वो कौन होगा, ये चीज़ें भी तय करनी है। जो दो अलग अलग पार्टियों के जो जानकार नेता हैं जो इन सब चीज़ों में शामिल रहे हैं वार्ताओं में, उनमें से कुछ लोगों का कहना है कि एक इंडिया का अध्यक्ष पद भी बनाने की बात हो रही है और एक संयोजक पद बनाने की बात हो रही है। यानी दो हो, जैसे एनडीए में होता था अध्यक्ष होता था, संयोजक होता था। यूपीए में तो सोनिया गांधी ही रही और बाकी कोई ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया गया था जब से यूपीए बना तब से। तो अब इस पर विचार होगा, क्योंकि कांग्रेस अब उस स्थिति में नहीं है कि वो डिक्टेट कर सके और वो अपने हाथ में कंट्रोल रखे। लेकिन दो पद बनाने की बात इसलिए हो रही है कि एक पद कांग्रेस को दे दिया जाए, अध्यक्ष बना दिया जाए सोनिया गांधी को, और उसके बाद या मल्लिकार्जुन खड़गे को, जिसको ही बनाया जाए बना दिया जाए, और संयोजक कोई दूसरी अपोजिशन की पार्टी है उसका बने। और उसके लिए नीतीश कुमार का नाम आया है, नीतीश कुमार के नाम की चर्चा हो रही है। ये कहा जा रहा था कि वो प्राइम मूवर हैं, उन्होंने पहली बैठक कराई थी पटना में और वो उन्होंने पेन लिया था, वो पूरे देश में घूमे थे, तमाम बड़े नेताओं के पास गए थे। ये काम दूसरे किसी ने नहीं किया, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने नहीं किया, उन्होंने पहल नहीं की थी इसकी, ये नीतीश कुमार ने पहल की। अरविंद केजरीवाल ने भी जरूर भागदौड़ की थी, लेकिन उनका एक दूसरा एजेंडा था, दिल्ली के सर्विस बिल पर वो कर रहे थे। और उससे पहले उन्होंने कई मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिख करके एक बैठक करने की कोशिश की थी गवर्नेंस के मुद्दे पर, ताकि वो एक अपोजिशन का सेंटर पॉइंट बन सके, लेकिन वो नहीं बन सके थे, वो बैठक नहीं हो सकी थी। तो ये कुल मिलाकर के ये एफर्ट नीतीश कुमार का है, जो पहले कांग्रेस के नेताओं से मिले, फिर अरविंद केजरीवाल से लेके ममता बनर्जी और हेमंत सोरेन से लेकर के और तमाम महाराष्ट्र और तमिलनाडु के नेताओं से मिले, वो उनका एक एफर्ट था, उनका प्रयास था। इसलिए ये कहा जा रहा था कि जो बेंगलुरु में दूसरी बैठक हो रही थी 18 जुलाई को, उसमें उनका नाम तय होगा, लेकिन वो नाम तय नहीं हुआ। और ये फैसला कर लिया गया कि 11 सदस्यों की एक समन्वय समिति बनेगी जिसकी घोषणा मुंबई में होगी। तो उस समय बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए नीतीश कुमार पटना लौट गए थे और उनके साथ लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव भी लौट गए थे। तो ये कहा गया था कि नीतीश नाराज होकर के बेंगलुरु से लौटे हैं, क्योंकि बेंगलुरु में कांग्रेस ने सारा फोकस अपने ऊपर रख लिया। वहाँ कांग्रेस की सरकार बनी थी, नई सरकार बनी थी और वो सब कुछ वहाँ कांग्रेस की कमान में हो रहा था। तो एक तरह से मंच हाईजैक कर लेने की बात हुई थी और इस वजह से कहा गया कि नीतीश कुमार नाराज होकर के लौटे हैं। हालांकि बाद में उन्होंने इस पर बड़ी सफाई दी, खंडन किया कि कोई नाराजगी नहीं है, हर बार जरूरी नहीं है कि सारे लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे। तो बहरहाल कारण चाहे जो भी रहा हो, नाराजगी रही हो या नहीं रही हो, लेकिन यह है कि अब नीतीश कुमार का फैसला होना है और उनकी पार्टी और उनके साथ के दूसरे कई समाजवादी नेता ये मान रहे हैं कि उनको संयोजक बनाया जाएगा। जैसे एनडीए के संयोजक होते थे समाजवादी नेता लोग, जॉर्ज फर्नांडिस संयोजक रहे थे, चंद्रबाबू नायडू भी संयोजक रहे थे, शरद यादव भी संयोजक रहे थे। तो ये नीतीश कुमार को है उसी लाइन पर कि जिस तरह से एनडीए में अब दूसरी विपक्षी पार्टी का नेता बनता था संयोजक, उस तरह से इंडिया में भी छोटी पार्टी का नेता संयोजक बने, बड़ी पार्टी नहीं बने। बड़ी पार्टी अगर अध्यक्ष का पद लेना चाहे तो ले सकती है। तो ये अगर नहीं घोषणा होती है तो ये एक बड़ा सेटबैक होगा नीतीश कुमार के लिए, उनके एम्बिशंस के लिए, उनकी महत्वाकांक्षाओं के लिए। हालांकि वो कहते हैं कि उनको किसी पद का लालच नहीं है, लेकिन चूंकि वो प्राइम मूवर हैं इसलिए उनको बनाने का एक मैसेज भी जाएगा। और दूसरे, वो सामाजिक न्याय का जो नया नैरेटिव बनना है बीजेपी को चैलेंज करने के लिए, बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे को चैलेंज करने के लिए, उसकी भी धुरी नीतीश कुमार है। सबसे पहले बिहार में जाति की गणना हुई है और आर्थिक सामाजिक आंकड़े जुटाए गए हैं। उन्होंने इसकी बड़ी लड़ाई लड़ी, पहले सरकार से, एनडीए में रहते हुए बीजेपी के साथ, फिर उसके बाद एनडीए से बाहर निकलने के बाद पटना हाईकोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट तक में लड़ाई लड़ी, उसके बाद जाकर के जाति गणना हुई है। और अब उस आंकड़े के आधार पर वो
आरक्षण बढ़ाने का फैसला कर सकते हैं। वो भी पहला राज्य होगा इस तरह के फैसले, इस तरह के आंकड़े के आधार पर आबादी का पता लगा करके और उस आबादी को उस अनुपात में आरक्षण देने का। ये बात राहुल गांधी भी कह रहे हैं, जो उन्होंने कर्नाटक में कही, और अभी मल्लिकार्जुन खड़गे ने मध्य प्रदेश में कहा कि चुनाव जीत करके हम अगर सरकार बनाते हैं तो जाति की गणना कराएंगे। तो इसके भी प्राइम मूवर नीतीश कुमार है। इसलिए अगर वो इंडिया के उस गठबंधन, विपक्षी गठबंधन के संयोजक बनते हैं तो ओवरऑल उस गठबंधन को इसका फायदा होगा। बीजेपी के नैरेटिव को चैलेंज करने में आसानी होगी और उस पर लोगों का यकीन बनेगा, लोगों का भरोसा बनेगा। इसलिए नीतीश कुमार का नाम तय होने की संभावना है। हालांकि कुछ जानकार ये भी बता रहे हैं कि अभी शायद मुंबई की बैठक में भी संयोजक के नाम का फैसला नहीं हो, क्योंकि अभी भी बहुत समय है और उसके बाद अगली बैठक जो होगी, जो सितंबर में, किसी सितंबर के अंत में या अक्टूबर फर्स्ट वीक में होगी, उसमें तय किया जाएगा कि संयोजक कौन होगा। लेकिन ये इस तरह, अभी इस तरह के फैसले जल्दी करना इसलिए जरूरी है क्योंकि लोकसभा चुनाव में भले अभी टाइम है, लेकिन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का समय आ गया है। अक्टूबर में चुनाव की घोषणा होने वाली है। हो सकता है कि सितंबर अंत में ही चुनाव की घोषणा हो जाए। नवंबर में चुनाव होना है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में। और ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ये तीनों राज्य आरक्षण की राजनीति के लिहाज से बहुत सेंसिटिव है, बहुत संवेदनशील है। जैसे तेलंगाना में भी कांग्रेस ने कहा है कि सरकार बनेगी तो एससी आरक्षण बढ़ा करके 18% करेंगे, अनुसूचित जाति का आरक्षण और अनुसूचित जनजाति का आरक्षण बढ़ा करके 12% करेंगे। तो इस तरह का वादा छत्तीसगढ़ में पहले किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आरक्षण की सीमा बढ़ा चुकी है। बढ़ाने का फैसला सरकार के स्तर पर, विधानसभा के स्तर पर हो गया है। तो ये आरक्षण का दाव इन राज्यों में प्ले किया जा सकता है, वो कार्ड खेला जा सकता है, बशर्ते कि उसको ध्यान में रख करके मुंबई की बैठक में कोई डिसीजन हो जाए, नीतीश कुमार उसके संयोजक तय हो जाएं और चुनाव रणनीति बनाते समय इस सामाजिक न्याय और जो नीतीश कुमार का न्याय के साथ, सुशासन न्याय के साथ विकास का जो एजेंडा है, उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। वहाँ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने की जो बात हो रही है, उसमें यह चीज़ तय हो जाती है कि जातीय आरक्षण, जातीय गणना और उसके आधार पर, जातियों के अनुपात के आधार पर आरक्षण की सीमा बढ़ाने और निजी सेक्टर में आरक्षण देने, न्यायपालिका में आरक्षण देने, ये सब चीज़ें अगर तय होती हैं, अगर इनके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में आता है तो इसका असर राज्यों के चुनाव पर होगा। तो इस लिहाज से मुंबई की बैठक बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। वहाँ एक तो ये बड़ा डिसीजन करना है कि 11 लोगों की समन्वय समिति बनेगी, उसमें कौन कौन 11 लोग होंगे। दूसरा ये तय करना है कि उस समन्वय समिति का संयोजक कौन होगा, उसका नेतृत्व कौन करेगा, कौन ये पेन लेगा, ये मेहनत करेगा कि हर बार अपोजिशन की तमाम पार्टियों के साथ बैठ करके बातचीत करे। एजेंडा तय करने की बात हो या सीट बंटवारे की बात हो, ये कहा जा रहा है कि मुंबई में सीट बंटवारे के बारे में फैसला हो सकता है। ये फैसला न भी हो तो वो बातचीत आगे बढ़ सकती है, एडवांस स्टेज में ले जाया जा सकता है। हालांकि कांग्रेस के नेता अभी सीट बंटवारे के पक्ष में नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर जो अपोजिशन की दूसरी पार्टियां, जो उसकी सहयोगी पार्टियां हैं, उनकी तरफ से कई तरह का दबाव है। और वो दबाव ये है कि कांग्रेस, चूंकि पूरे देश में कांग्रेस को लड़ना है, इसलिए कांग्रेस कम सीट लड़े और राज्य की जो पार्टियां हैं उनको ज़्यादा सीट दे। कई राज्यों की मिसाल दी जा रही है जहां विधानसभा में भी कांग्रेस ज़्यादा सीट लड़ी लेकिन जीत नहीं पाई। अगर वो सीटें उसकी सहयोगी प्रादेशिक पार्टियों को मिली होती तो वो जीत सकती थी वो सीट। जैसे बिहार में कांग्रेस ने 70 सीटें लड़ी थी विधानसभा में और सिर्फ 19 सीट मिली। तो आरजेडी के नेताओं का कहना है कि अगर वो उस कांग्रेस ने कम सीटें लड़ी होती और वो ज़्यादा सीट आरजेडी को मिली होती तो इस समय उसकी सरकार बन जाती, वहाँ अपने दम पर आरजेडी कांग्रेस सरकार बना लेते। तो इस तरह के तर्कों के आधार पर सहयोगी पार्टियां ज़्यादा सीट मांग रही हैं। तो कांग्रेस अभी नहीं चाहती है कि सीट शेयरिंग पर चर्चा हो, लेकिन सीट शेयरिंग पर भी चर्चा किसी न किसी तरह से अभी शुरू करनी होगी। बेशक वो कोई दबाव न हो और फेयर होकर के, ऑब्जेक्टिव होकर के पार्टियां इस पर विचार करें, क्योंकि उसी से एक मैसेज बनेगा अगले विधानसभा जो चुनाव है इस साल नवंबर में, उनको लेकर के एक माहौल या उसकी एक तस्वीर उसी से बनेगी। अरविंद केजरीवाल की पार्टी इन राज्यों में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। अभी अरविंद केजरीवाल छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भाषण देकर के आए हैं, अपनी गारंटियां देकर के आए हैं, दिल्ली पंजाब की तरह फ्री बिजली देने का और दूसरी कई चीज़ें फ्री में बांटने का ऐलान करके आए हैं। तो इसका मकसद चुनाव लड़ना है। तो ये, और अभी उनकी पार्टी ने कह दिया, उनकी पार्टी के जो चुनाव रणनीतिकार हैं और पंजाब से राज्यसभा के सांसद हैं संदीप पाठक, उन्होंने कह दिया कि आम आदमी पार्टी बिहार में संगठन मजबूत करेगी और चुनाव लड़ेगी। इसके बाद वहाँ आरजेडी के नेताओं ने कहा कि फिर इंडिया का कोई पॉइंट नहीं रह जाएगा गठबंधन बनाने का, अगर आम आदमी पार्टी को बिहार में भी चुनाव लड़ना है। तो ये आम आदमी पार्टी की जो दबाव डालने की राजनीति है अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियों के ऊपर, वो अरविंद केजरीवाल की महत्वाकांक्षा से गाइडेड है। उनको एक राज्य में, और उसमें भी दिल्ली जैसे एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन टाइप के राज्य में उनको रह के राजनीति नहीं करनी है, उनकी महत्वाकांक्षा प्रधानमंत्री बनने की है। तो वो हर स्टेट में अपनी टांग फंसाएंगे।
तो ये मुंबई की बैठक में ये भी तय करना है कि उनका क्या होगा, वो क्या करेंगे, वो इंडिया इस अलायंस में रहेंगे या बाहर निकलेंगे। दिल्ली पंजाब का मामला अब नहीं रह गया, वो सिर्फ दिल्ली पंजाब में सीटें नहीं मांगेंगे, वो कांग्रेस से राजस्थान मध्य प्रदेश में भी मांगेंगे, छत्तीसगढ़ में भी मांगेंगे, वो महाराष्ट्र कर्नाटक में भी सीट मांगेंगे, वो ऐसी राजनीति करेंगे, हरियाणा में सीट चाहिए उनको, बिहार में सीट चाहिए। तो ये तय करना है, अगर सीट बंटवारे की बात आएगी तो पहले सिद्धांत के स्तर पर यह बात तय करनी होगी कि उसमें अरविंद केजरीवाल की क्या स्थिति रहनी है। ये एक बहुत जरूरी चीज़ है जो अपोजिशन की पार्टीज को मुंबई की बैठक में करनी है। समन्वयक चुनने और संयोजक का फैसला करने, उसके नाम की घोषणा करने के बाद अगर सीट शेयरिंग की चर्चा होती है तो ये सबसे महत्वपूर्ण है कि आप केजरीवाल को लेकर के बात करें। उसके बाद दूसरी बात है कि शरद पवार को लेकर के स्थिति स्पष्ट करें कि शरद पवार की पार्टी टूटी है कि नहीं टूटी है, वो इंडिया के साथ हैं या एनडीए के साथ हैं। उनके भतीजे अजीत पवार उप मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र की भाजपा शिवसेना सरकार में, और बार बार शरद पवार कह रहे हैं कि पार्टी नहीं टूटी है। तो पार्टी नहीं टूटी है तो जो अजीत पवार सहित 9 लोग मंत्री हैं महाराष्ट्र की भाजपा शिवसेना सरकार में, वो किस हैसियत से हैं? क्यों नहीं उनको निकाल करके, पार्टी अगर टूटनी है तो टूट के रहे। जिस तरह से शिवसेना टूट गई है, एक बड़ा खेमा और असली शिवसेना एकनाथ शिंदे का है जो मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, और उद्धव ठाकरे का गुट अपना अलग है। शरद पवार की वजह से जो कन्फ्यूजन है, शरद पवार अजीत पवार की वजह से, वो कन्फ्यूजन भी दूर करना होगा, क्योंकि वैसा नहीं होने, कन्फ्यूजन दूर नहीं होने की वजह से महाराष्ट्र में ग्राउंड लेवल पर तीनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच तालमेल नहीं बन पा रहा है, समन्वय नहीं बन पा रहा है। उनके बीच जो सहयोग होना चाहिए था सहज भाव से, वो नहीं हो रहा है। बाकी राज्यों में इसका ज़्यादा असर नहीं है, सिर्फ धारणा के स्तर पर इस बात की चर्चा है, और अपोजिशन को नीचा दिखाने के लिए बीजेपी ये कह रही है कि इनके यहाँ तो खुद ही इतनी फूट है कि ये क्या दूसरे एकजुट होकर के लड़ पाएंगे। लेकिन महाराष्ट्र में जमीनी स्तर पर राजनीतिक नुकसान हो रहा है इस गठबंधन को। तो 3 नेता हैं जिनको लेकर के महाराष्ट्र में मुंबई की बैठक में चर्चा होनी है। पहला नीतीश कुमार, दूसरा अरविंद केजरीवाल और तीसरा शरद पवार। इनके बारे में फैसला करना होगा। और उसके बाद चुनाव रणनीति की बात हो रही है कि चुनाव रणनीति पर अपोजिशन की पार्टीज को फैसला करना है, ये चर्चा करनी है। तो इस पर भी चर्चा जरूरी है। उसके लिए अगर कोई सब कमेटी बनानी है वो बनाई जाए, ताकि उसमें कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय हो, किस एजेंडे पर जाएगा अपोजिशन लड़ने, क्या उसका नैरेटिव होगा। जो बीजेपी का हिंदुत्व का, राष्ट्रवाद का, मजबूत नेतृत्व का जो नैरेटिव है, उसके बरक्स क्या नैरेटिव होगा इंडिया गठबंधन का, ये तय करना चाहिए। और चुनाव की क्या रणनीति होगी, सीटों का एडजस्टमेंट किस तरह से होगा, और प्रचार की रणनीति क्या होगी, संसाधन कहाँ से जुटाए जाएंगे, ये तमाम चीज़ें भी वहाँ, इस पर भी बात होने की संभावना है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ अपोजिशन की पार्टीज को देखना है, और एकजुटता का मैसेज बनवाने के साथ साथ ये भी शो करना है कि लड़ने के लिए हम तैयार हैं। और ये जो उसके ठीक पहले जो सर्वे आया है, उस सर्वे में से निश्चित रूप से इंडिया के नेता उत्साहित होंगे, क्योंकि वोट का परसेंटेज बराबर हो गया है, लगभग बराबर हो गया है एनडीए के। तो उसको कैसे बढ़ाना है, किस तरह से उसके स्ट्रेटेजिकली अपने पक्ष में करना है, इस पर मुंबई में नेताओं को चर्चा करनी है। हम आगे भी इस पर चर्चा करेंगे। 31 तारीख को बैठक है, उस बैठक में क्या तय होता है, कौन संयोजक चुना जाता है, उस पर हम लोग तय करेंगे। लेकिन ये एक कर्टेन रेजर की तरह बात है, जिससे एक अंदाजा हमने लगाने की कोशिश की है कि वहाँ क्या किया जा सकता है और इन पार्टियों को वहाँ क्या करना है। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल के साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए।